आवारा मसीहा भाग 5। शरद सिंह जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वह शब्दशः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिल्लम में आग रखी, हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिल्लम को उलटकर देखा तो तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए थे। समझ गए किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रोध होकर उनसे पूछा, सच बताओ, ये ईंट के टुकड़े चिल्लम में किसने रखे हैं? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पंडित जी ने क्रोध से बार बार चित्कार करने के लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बैत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपकी। शरद ने ये देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे। उसी बीच में शरद यहाँ जा वहां जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारती हुई कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इससे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वे बड़े शांत भाव से यही कहते, पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है, पर बड़ा होकर यह भला मनुष्य ही बनेगा। पंडित जी जिस टाइम कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर देते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरा उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उनकी एक मित्र की बहन। ले जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हो, वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। उसका नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुबीते के लोग उसे धीरू के नाम से जानते थे। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आते ही वह उसकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देर रात की तरह पाठशाला के कमरे में कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंख खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जुम्हाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठता। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाती हुई घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौट कर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देख रेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा जैसे पंडित जी हो। वह चुपचाप से देखे उसके पास पहुंचा और बोला, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखूं तो। इस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था। उसी समय एक घटना घट गई। जैसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा। शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप देखते ही बनता था। सर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी की स्थिति देखते समझने में देर नहीं लगी। बोले, यह शर्ता हरामजादा तुझे धक्का देके भाग गया।
गोलू ने किसी तरह कहा, हाँ हाँ। उसके बाद शरद की जो खोज मची वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की, उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूंडी बांधी और जमींदार के बाग के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बाग पर भिजा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ क्या लाई हो। और यह कहते कहते उसके आंचल में से मूली खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला, पानी लाई हो। धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा। कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरद ने गुस्सा होकर कहा, जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। कहा, जाएगी कि नहीं। धीरू रो पड़ी। एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी। यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे थे। कह दे, जा मर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथ मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिन बाद शिष्य की संगनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों में नायिका का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू की ही तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जा रहे थे। इन दोनों बालक बालिकाओं के अमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निरुद्वेग सो जाते। दूसरे दिन सवेरे होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई जरूरत ही थी। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेर कर दिन काटने के साथ साथ शरद यात्रा दल में जाकर शागिर्दगी भी कर रहा था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन जब उनसे भी उसका जी नहीं उभरा तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य के निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती, फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को और निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौटा था। वहां अवगत होती और उसके बाद बोधोदय और पद पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती, फिर शागिर्दगी शुरू होती। फिर घर से 9-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर किशनपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन यह एक दिन का नया यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ वहां जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बंगला स्कूल खोला। शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिला किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को देहरी आन सोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वहां भी रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बीतता। वहां एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियां बटोरता और फंदा लगाकर गिरगिट पकड़ता। फिर घाट पर जाकर बैठ जाता, कल्पनाओं की हालचाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका अपना स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक देहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। वह राह में उसने इस नगण्य स्थान को भी अमर कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लगा। शौक तो पहले भी था, पर अब वह समय की सीमा तक पहुंच चुका था।
सरस्वती नदी की छोटी सी उतरी नदी है, पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है, पानी कमर से ऊपर नहीं जाता, अक्सर उसमें दीवार भरी रहती है। बीच बीच जहाँ खुला रहता, छोटी छोटी मछलियां खेला करती थी। बंसी में आटे की गोलियां लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नैन बाग भी दादी के पास आया और कह रहा था कि माँ जी मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा। यह अच्छी सी गाय लाना चाहता हूँ। बसंत ने मेरे एक रिश्ते का भाई है, उससे कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और वह प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार खोला। सुन रखा था कि बसंतपुर में शीप बनाने के लिए अच्छा मांस मिलता है। बस वह चुपचाप नैन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। एक मील चलने के बाद नैन ने उसे देखा। वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद का कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय न लौट सका तो आप ही बताइए, गौ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नैन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने के बहाने करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगूठा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम टहनों के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। उस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है। वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नैन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर हंस कर रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बसंतपुर पहुंचकर नैन की बुआ ने उसकी खूब खातिर करी। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचिया। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए कि राह में घना अंधेरा छा गया था। जब एक कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंगाड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो गया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस इधर उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पड़कर भी देव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यहीं पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर चीख सुनाई दी। साथ ही लाठी बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नैन बोला, बेचारा खत्म हो गया, अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरद वह से कांपने लगा। सांस लेना तो मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई नहीं देता था कि सहसा फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। नैन चीख उठा, खबरदार, कहे देता हूँ, बामन का लड़का मेरे साथ है, अगर पापड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, एक तारा बजाकर भीख मांगता था। नैन से नहीं रहा गया, क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ो, तुमने बेकार ही एक शैशव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालो। इस बार पेड़ की आड़ में किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बात रहने दे, जान बचाना चाहता तो भाग जा। कायरो, भागूंगा मैं, तुमसे डर के। यह कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ, ले जाओ। मैं नैन भाग गई हूँ। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊं। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में 2-3 पावड़े पड़े हुए थे। नैन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी, लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया नहीं जाएगा। बालक सर ने पूछा, क्या करोगे। वह बोला, क्या मैं एक को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। अब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरद बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नैन दादा, तुम अच्छी तरह से उसे पकड़े रखना, मैं अकेले इसे पीट कर मार डालूंगा, लेकिन कहीं मेरी छिप टूट गई तो। नैन ने हंसकर कहा, छिप के मारे से नहीं मरेगा,
भैया यह सोटा लो। एक अच्छा सा पावड़ा उसके बालक शरद को दे दिया। उसने बालक शरद को दे दिया। तब तक लुटेरे ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए भिखारी की तलाश लेने के लिए आ पहुंचे। नैन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उसमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहां कौन खड़ा है? उसने चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग गए, लेकिन वह पकड़ा गया। नैन ने उसे बांध दिया और बालक के पास ले आया। वह बराबर रो रहा था। मुंह पर उसने काली पोत रखी थी। बीच बीच में चूने की टिपरी लगी हुई थी। नैन ने उसे सड़क पर लेटाया और कसकर 2-3 लातें मारी। फिर शरद ने कहा, अब ताक कर पावड़ा मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे। रुआंसा होकर उसने कहा, मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। नैन ने कहा, तुमसे न हो सकेगा, अच्छा तो मैं यहीं से खत्म करता हूँ। शरद ने विनती के स्वर में कहा, ना नैन दादा, मारो नहीं। तब तक वह आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे मर गया। नैन ने झुक के उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया। चलो भैया, हम भी गाँव हैं। भाग 5 यहाँ खत्म होता है। भाग 6 अगली वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी बहुत अच्छी है, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।